एक क्लास देख लो, संविधान में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए एक तरह से शॉर्ट नोट्स का काम करते हैं। बिल्कुल। चलिए इस कानूनी भाषा को एक दिलचस्प बातचीत में बदलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है जमीन से, देश की परिभाषा से। पहला ही जिक्र है अनुच्छेद 1 का, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये अमेरिका की तरह है जहां राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं? देखिए यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब राज्य तोड़े जोड़े जा सकते हैं पर देश एक और अखंड रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, और इसी से जुड़े हैं अनुच्छेद 2 और 3। एक अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य शामिल करने की शक्ति देता है, जैसे सिक्किम। जी। लेकिन अनुच्छेद 3 ज्यादा दिलचस्प लगता है। यह संसद को किसी भी मौजूदा राज्य का नाम, सीमा या आकार बदलने की ताकत देता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, और इसके लिए राज्य की सहमति भी अनिवार्य नहीं है। संसद को सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है, जो राज्यों का मत जानने के लिए भेजते हैं, लेकिन उस मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो जमीन की बात हो गई। अब आते हैं उस जमीन पर रहने वाले लोगों पर, यानी नागरिकता पर। स्रोत में अनुच्छेद 6, 9 और 11 का जिक्र है। मुझे अनुच्छेद 9 तो काफी सीधा साधा लगता है। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता खत्म, सिंगल सिटीजनशिप। सही। अनुच्छेद 6 विभाजन के समय की विशेष परिस्थितियों के लिए था, लेकिन इन सब में असली शक्ति जो है वो है अनुच्छेद 11 में। वो कैसे? ये नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को देता है। कौन नागरिक होगा, कैसे नागरिकता मिलेगी या जाएगी, ये सब तय करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। ठीक है, तो देश बन गया, नागरिक आ गए। अब सबसे जरूरी सवाल, इन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे? यहीं से संविधान का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे हम सब ने संविधान की आत्मा के रूप में पढ़ा है, मौलिक अधिकार। जी, भाग 3। इसकी शुरुआत होती है समानता के अधिकार से, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इस कहने के लिए समानता नहीं है। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। फिर अनुच्छेद 15 एक कदम आगे जाकर कहता है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 16 नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। हाँ, ये एक के बाद एक समाज में मौजूद हर तरह की असमानता की दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर आते हैं अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये हजारों साल पुरानी एक सामाजिक बुराई पर एक, कह सकते हैं, संवैधानिक हमला था। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, संवैधानिक हमला। इसने सिर्फ एक प्रथा को गैर कानूनी नहीं बनाया, बल्कि समाज की नींव को बदलने की कोशिश की। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। हाँ, राय बहादुर या महाराजा जैसी कोई उपाधि नहीं होगी जो जन्म के आधार पर किसी को दूसरों से ऊंचा दिखाए। केवल सेना या शिक्षा से जुड़ी उपाधियां ही दी जा सकती हैं। ये सभी अनुच्छेद मिलकर एक समतामूलक समाज का वादा करते हैं। समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19(1)(a) यानी बोलने की आज़ादी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन स्रोत में अनुच्छेद 21 पर खास जोर है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी, जीवन का अधिकार। ये इतना खास क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया है। जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीना है। अच्छा। इसी अनुच्छेद की व्याख्या से हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार और यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी मिला है। ये एक पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं समय के साथ फैलती जा रही हैं। और इसी पेड़ पर एक नई और मजबूत शाखा जोड़ी गई, अनुच्छेद 21(a). स्रोत बताता है कि इसे 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था। ये 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बना देता है। बिल्कुल। पहले ये नीति निर्देशक तत्वों में था, मतलब सरकार के लिए एक सलाह। अब ये एक मौलिक अधिकार है जिसे लागू करवाना नागरिक का हक है। और अनुच्छेद 20 भी है जो किसी अपराधी को मनमानी सजा से बचाता है। जी, जैसे एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, या किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार भी इसी नींव का हिस्सा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। अगर सरकार इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा?
क्या ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार हैं? 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिससे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है ना? हाँ, 5 तरह की रिट्स: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। जी, ये राज्य की मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ नागरिक की आजादी का सबसे बड़ा कवच है। अनुच्छेद 32 ही इन सभी अधिकारों को असली ताकत देता है। तो ये तो हुए अधिकार जो हम नागरिक सरकार से मांग सकते हैं, लेकिन क्या संविधान सरकार को कोई दिशा भी देता है कि उसे किस तरह का देश बनाना है? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, सोचिए, मौलिक अधिकार ज्यादातर नकारात्मक है। वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। भेदभाव मत करो, आजादी मत छीनो। अच्छा, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। ये सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब ये सरकार के लिए एक तरह का टू डू लिस्ट या नैतिक रोड मैप है? बिल्कुल। और जैसा स्रोत में लिखा है, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। इनमें ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, पर्यावरण की रक्षा जैसी बातें शामिल हैं। जी, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना भी। तो अधिकार और कर्तव्य का एक संतुलन है, नागरिकों के अधिकार और सरकार के कर्तव्य। और फिर स्रोत में नागरिकों के कर्तव्यों का भी जिक्र है, अनुच्छेद 51A। हाँ, जिसे बाद में 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ये नागरिकों को याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चलिए, तो अब हमने देश की नींव और उसके सिद्धांतों को समझ लिया है। अब उस मशीनरी की बात करते हैं जो इस देश को चलाती है। शुरुआत करते हैं कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52। हाँ, जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब कागज पर केंद्र सरकार की सारे ताकत राष्ट्रपति के हाथ में है। उनके पास क्षमादान, अध्यादेश जारी करने और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने जैसी शक्तियां भी हैं। जी, अनुच्छेद 72, 123 और 143। लेकिन यहां मुझे हमेशा एक कंफ्यूजन रहा है। अगर असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, तो फिर राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ एक रबर स्टैंप है? ये एक बहुत आम सवाल है। इसका जवाब अनुच्छेद 74 में छिपा है। अच्छा। वो कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो हाँ, वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास ही है, लेकिन राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, एकता का प्रतीक होता है। वो संविधान के संरक्षक हैं। ठीक है, अब ये स्पष्ट हुआ। और इसी संरचना में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। अब आते हैं कानून बनाने वाली संस्था पर, संसद। जी, स्रोत में अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये एक जरूरी बिंदु है। कई लोग राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा नहीं मानते, पर कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो। सही बात है। संसद की कार्यवाही से जुड़े कुछ और जरूरी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान और अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित करता है। ये खास क्यों है? क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है, खारिज नहीं कर सकती। मतलब वित्तीय मामलों में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। जी, जनता का सदन। और फिर है अनुच्छेद 112 यानी हमारा आम बजट। अब आते हैं लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ, न्यायपालिका पर। स्रोत में सुप्रीम कोर्ट से जुड़े अनुच्छेद 129 और 137 का उल्लेख है। 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? अभिलेख न्यायालय का मतलब 2 बातें हैं। एक, इसके सारे फैसले और कार्यवाही रिकॉर्ड पर रखे जाते हैं और भविष्य के केसों के लिए कानून की तरह काम करते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट कहते हैं जिसे। बिल्कुल। और 2, अगर कोई इसकी अवमानना करता है तो ये उसे सजा दे सकता है। और अनुच्छेद 137 उसे अपने ही फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति देता है,
जो एक तरह से अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर है। और इसी में अनुच्छेद 148 भी है, जो सीएजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। जी, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। अब जिस तरह केंद्र में यह व्यवस्था है, वैसी ही राज्यों में भी है। केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्यों में राज्यपाल। हाँ, अनुच्छेद 153 उनकी शक्तियां भी लगभग वैसी हैं, क्षमादान अध्यादेश, और वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। और राज्यों में होते हैं उच्च न्यायालय। स्रोत में अनुच्छेद 226 का जिक्र है। ये अनुच्छेद 32 से कैसे अलग हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अनुच्छेद 32 के तहत आप सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ मौलिक अधिकार? हाँ, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत आप मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के हनन पर भी सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं। अरे, तो इस लिहाज से हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। बिल्कुल, दायरा बड़ा है। ये तो वाकई एक गहरी जानकारी है। अब अंत में कुछ विविध लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आते हैं, जैसे केंद्र राज्य संबंध। हाँ, जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और अब जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A। ये संस्थाएं सहकारी संघवाद की आत्मा हैं। और अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी और खासकर निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। ये सब स्वतंत्र संस्थाएं इस विशाल लोकतंत्र को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं। और अब वो प्रावधान जिनका नाम सुनते ही एक चिंता की लहर दौड़ जाती है, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352, 356 और 360। इनमें अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है। बिल्कुल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, जो युद्ध जैसी स्थिति में लगता है। 360 वित्तीय आपातकाल है, जो सौभाग्य से आज तक नहीं लगा, लेकिन 356 का कई बार राजनीतिक दुरुपयोग होने का आरोप लगा है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस पर काफी अंकुश लगा दिया है। जी, काफी हद तक। और अंत में वो प्रक्रिया जो इस महान दस्तावेज को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है, संशोधन की प्रक्रिया। बिल्कुल, अनुच्छेद 368। इसका मतलब तो संसद पूरे संविधान को ही बदल सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल था, जिसका जवाब हमें केशवानंद भारती केस में मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, इसका मतलब है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा। आप घर में कमरे बदल सकते हैं, दीवारों का रंग बदल सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल। तो ये थी भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के सागर में एक गहरी डुबकी। प्लीज अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।